नमस्कार दोस्तों। बिहार में बेल्ट्रॉन के जितने कर्मी हैं, मेरा नमस्कार आपको भी है। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी हूँ और आने वाले वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। इसलिए कि आपकी माँग, आपका सवाल, आपका मुद्दा जायज़ है और उस मुद्दे को लेकर के कोई भी आदमी अगर आपके साथ अपनी आवाज़ मिला रहा है, तो इंसाफ़ की माँग कर रहा है। अगर वो कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो न्याय की लड़ाई है, न्याय का युद्ध है। ये नाइंसाफ़ी है, आपके साथ जो कुछ भी होता रहा है, वो गलत है, भेदभावपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी बिहार में पिछले 20-22 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी तादाद 20,000 के आसपास है। ये 20,000 लोग असुरक्षा बोध से घिरे रहते हैं। ये 20,000 लोग कुंठा के साथ जीते हैं। ये 20,000 लोग खुद अवसाद में रहते हैं। ये 20,000 लोग अपने हक के लिए पिछले 20 वर्षों से लगातार लड़ते हैं और ये 20,000 लोग कभी भी, किसी भी वक़्त अपनी नौकरी गँवा सकते हैं, इस डर से 24 घंटे लगातार डरे-सहमे रहते हैं। बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम एक ज़िम्मेदारी भरा काम है। हाई कोर्ट और विधान भवन से लेकर के पंचायत और ब्लॉक लेवल तक जितने भी काम डेटा एंट्री के हैं, वो सारे यही ऑपरेटर्स करते हैं। स्टेनो का काम भी इन्हीं लोगों के ज़रिए होता है और प्रोग्रामर्स। तो बेल्ट्रॉन जिन 3 तरह की जॉब्स के लिए हायरिंग करता है ठेके पर ये इम्पोर्टेंट है। उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं। लेकिन 90% से अधिक जो संख्या है 20,000 लोगों में, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की है। एक गलती हुई तो डेटा गलत हुआ तो सब कुछ बिगड़ गया। हमारे आपके बर्थ डेट से लेकर के और हमारे आपके खाता खतिहान तक, खेती फसली से लेकर के वेतनमान तक, यह सब कुछ जो चलता है, जिन लोगों के डेटा एंट्री के बाद से रिलीज़ होता है या योजनाओं पर काम होता है, आप समझ सकते हैं कि ये ग़फ़लत में काम नहीं हो सकता है। ये अनुमान पर नहीं है, तुक्का पर नहीं हो सकता है। ये डेटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। ज़ाहिर है कि आपका अलर्ट रहना और आपका सही काम करना सबसे ज़रूरी है या एकमात्र शर्त आपके काम करने की यही है कि आप सब डेटा सही एंट्री कर रहे हैं और डेटाबेस जो भी काम आपको मिला हुआ है, उसमें आप परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ 1-1 2 ही होगा, 1-1 4 लिख दिए तो गए। और इस ज़िम्मेदारी के साथ जो लोग 20 साल से बिहार के भीतर काम कर रहे हैं, उनको कमरे में दरवाज़े के पास आप बिठाते हैं क्योंकि कभी भी आप उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। आज तक उनको ठेके पर ही हायर किया जाता रहा है और इस ठेके पर हायरिंग के बीच में एक दलाल है जिसका नाम है उर्मिला। ये कंपनी बहुत लंबे समय से बिहार सरकार के या बेल्ट्रॉन के ठेके का काम करती है। लोगों को ठेके पर ला करके बेल्ट्रॉन को देती है और बेल्ट्रॉन उनका वेतन इसको देता है, उर्मिला को। उर्मिला फिर वेतन इन लोगों को देता है। कई तरह की रिपोर्ट्स रही हैं कि यह जो पूरा का पूरा रास्ता है, यह चोर दरवाज़ा है और चूहे के बिल की तरह है। इसमें बहुत लेट लतीफ़ी होती है, उसके चलते सरकार पर गाज गिरती है रकम के तौर पर, यानी कि सरकारी खज़ाने को चूना लगता है। सरकारी खज़ाने को नुकसान होता है। यह ठीक नहीं है, अगर इनको सरकारी कर्मी बना दिया जाए, इनको समायोजित कर दिया जाए, तो सरकार का 100 करोड़ से अधिक सालाना बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यह बेल्ट्रॉन का एक फॉर्मर एमडी अपनी रिपोर्ट में कह चुका है। सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने इनकी लड़ाई की सोची, इनके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया और ये वाजिब लोग हैं। आप बिहार में सही सभी विभागों में जितने लोग हायर किए गए, जितने लोगों की नियुक्तियाँ हुईं, अगर वो ठेके पर थे या उनको एड हॉक बेसिस पर आपने हायर किया था, तो उनका समायोजन, उनको परमानेंट करने की प्रक्रिया आपने शुरू की, खत्म भी की। न जाने कितने लोगों को परमानेंट बिहार सरकार ने किया।
लेकिन बेल्ट्रॉन कर्मियों को परमानेंट नहीं करेगी। मेरा सवाल है कि क्यों है? उर्मिला को पैसा देते-देते आपका मन नहीं भर रहा है। एक साठ-गांठ साजिश करते-करते आपका जी नहीं उकता रहा है। इतने लोगों यानी 20,000 परिवार, 1 लाख से ज़्यादा लोग एक परिवार के भीतर 5-10 में मान लूँ तो 1 लाख से अधिक लोग का शोषण करते-करते आपका आपकी आत्मा आपको नहीं कचोटती है। ₹550 सिर्फ़ सैलरी बनाने के लिए आप उर्मिला को देते हो। सर्विस चार्ज 1 करोड़ 10 लाख बन जाता है। सिर्फ़ आप उस कागज़ के टुकड़े के लिए, वो एंट्री के लिए और उसको आपने ट्रेज़री को भेजा है, उनकी सैलरी बना करके अटेंडेंस तो डिपार्टमेंट ही देता है। अटेंडेंस डिपार्टमेंट बना करके आपको भेजता है, आप अटेंडेंस के मुताबिक उस आदमी की सैलरी तय करते हो, उतना पैसा आपको ट्रेज़री के लिए लिख कर के देते हो। इतने भर के लिए आपने हर महीने 1 करोड़ 10 लाख रुपए उर्मिला को देने हैं। इसके अलावा ट्रेज़री को जो चूना लगता है, वो अलग है। तो एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि कितना फ़र्क है। एक ही ग्रेड में एक आदमी जो उर्मिला का है या उर्मिला के ज़रिए ठेके पर रखा गया है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसी ग्रेड में कोई सरकारी कर्मी है, तो दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, आप सुनिएगा। बिहार विधान परिषद में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका जो वेतन है, वो 7वें वेतन आयोग के मुताबिक 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए के बीच में होता है। शुरुआती दिनों में जो प्रारंभिक वेतन होता है, वो मिलता है 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में। लेकिन यह आदमी अगर ठेके पर रखा हुआ डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उर्मिला के माध्यम से बिहार सरकार के किसी न किसी विभाग में काम करता हुआ, तो उसका यही ग्रेड लेकिन वेतन चला जाएगा 17,000 से 20,000। वहाँ 35,000 से 40,000 और यहाँ 17,000 से 20,000 आधे पे आ गया क्योंकि उसको सर्विस टैक्स भी देना है, उसको जीएसटी भी देना है और अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पर भी उसके वेतन से कटना है। इतनी असमानता क्यों है? इतना भेदभाव क्यों है? क्या वो युगांडा, रवांडा से आए हुए लोग हैं? क्या किसी आतंकवादी संगठन के ज़रिए लाए गए हैं? ताकि आप उनको फासले पे रखें, पता नहीं कौन-सा बम फोड़ दें और क्या नुकसान करके चले जाएँ, किसकी जान पे बना है? ऐसा तो है नहीं। आपके विभागों के भीतर सबसे परफेक्शन के साथ काम करने का ज़िम्मा जिन लोगों के सिर पर आपने दे रखा है, जिनको आपने नाथ रखा है, उन्हीं को आपने कोल्हू का बैल बना रखा है। इसलिए कि 20,000 है, अगर 2 लाख होते तो बात बन गई होती। नाइंसाफ़ी एक आदमी के खिलाफ हो या 20 आदमी के खिलाफ या 20,000 के खिलाफ या 2 के खिलाफ, नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी है। इन्होंने माँग किया कि हमारा समायोजन किया जाए। मैंने मान लिया कि आपने बहुत लंबे समय से इनकी सेवा लेनी शुरू की है, आपके लिए कोई मुश्किल आ रही है। इन्होंने आपको प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में इन्होंने 1-2 विकल्प रखे कि अपर ऐज जो 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र है, आप तय कीजिए और कोई आदमी 45 का हो गया, 15 साल बाद रिटायर होगा, कोई 52 का हो गया है, तो 8 साल बाद रिटायर कर जाएगा। आप उसके बाद रिटायर कर दीजिए। जो सर्विस पीरियड पूरा का पूरा है, वो नहीं अपनी उम्र से आगे बढ़ेगा, 60 की सीमा जहाँ आती है, वहाँ के बाद वो सरकारी सेवा से बाहर चला गया। आप सरकारी सेवा का फ़ायदा दीजिए उनको, उनको सुरक्षा दीजिए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके माता-पिता को जो अलग-अलग तरह की सिक्योरिटी एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मिलती है, क्या उसके हकदार नहीं है वो? क्या उसके अधिकारी नहीं है वो? वे लोग हैं, लेकिन 20,000 एक विधानसभा में इससे 15 गुना ज़्यादा तो वोटर होते हैं। एक विधानसभा में इससे 15 गुना ज़्यादा होते हैं। तो 243 विधानसभा में इनकी कहाँ बिसात बनती है? तो क्यों पूछेंगे आप? उर्मिला को पूछिए, उर्मिला का पत्ता नहीं कटेगा। विधान परिषद के भीतर अगर एक एमएलसी पूछता है कि सरकार ने इन लोगों का समायोजन क्यों नहीं किया, तो उत्तर आता है कि इनकी सरकारी नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हुआ है। अरे कारण बताओ यार। अगर बेल्ट्रॉन का एमडी ही लिख करके देता है कि अगर इनको समायोजित कर लिया जाता है, तो सरकार के खजाने को, सरकारी पैसे की बचत को
खजाने को फ़ायदा होगा, बचत होगी। आपने उसकी नहीं सुनी, आपने किसी की नहीं सुनी। तो बिहार में यह जो मुद्दा मैंने उठाया फिर से इसलिए है कि एक व्यवस्था वहाँ बदल रही है। एक नया नेतृत्व आ रहा है, नीतीश कुमार 20 साल से या 21 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने ज़रिए जो भी करना था किया है, लेकिन आगे बिहार को बढ़ना है। नीतीश कुमार ने जहाँ छोड़ा है, वहाँ से आगे इसको लेकर के जाना है। तो वो मुद्दे, वो मसाइल, वो सारे सवाल जो अधूरे हैं और वो इंसाफ के दायरे में आते हैं, उनके ऊपर सरकार का या नए नेतृत्व का ध्यान जाना चाहिए। इसलिए सरकार के बनने से पहले और नए मुख्यमंत्री के आने से पहले मैं यह बात रख रहा हूँ। सरकार बनने के बाद भी मैं रखूँगा। लेकिन अगर कोई व्यवस्था बदल रही है, उससे उम्मीदें पालना मुनासिब है। अगर कोई व्यवस्था अपने नए नेतृत्व के साथ नई उम्मीदों को लेकर के आ रही है, उससे उन सारी बातों का पूरा कर लेना या उनसे उससे पूरा करवा लेना, जिन बातों का पूरा होना पहले ही ज़रूरी था, अगर वो हमारा आपका नागरिक अधिकार बनता है, उस नाते मैं कह रहा हूँ। वैसे लोग जो लगातार डरे सहमे रहे लेकिन ज़िम्मेदारी भरा काम करते रहे हैं, अगर उनको डर से बाहर लाने के लिए कोई व्यवस्था आती है और वो सोचती है उनके बारे में, तो उस व्यवस्था के लिए यह मेरी आवाज़ है। बिहार एक परिवर्तन की तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं। नई सरकार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। उसके अपने कुछ उद्देश्य होंगे, उसके कुछ अपने सपने होंगे। बिहार को आगे ले जाने के लिए कुछ योजनाएँ होंगी। बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उसके अपने कुछ प्रोग्राम्स होंगे और बिहार में असंतोष जिन लोगों के भीतर रहा है, जो लोग अपने हक की लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे हैं, जो लोग अपने आप को भेदभाव का शिकार मानते रहे हैं, अगर उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है या उनकी मांग और बात को पूरा करके एक लंबे समय से अधूरी बात को पूरा करना है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। बेल्ट्रॉन कर्मियों के साथ इंसाफ का होना ज़रूरी है। हर मामला अदालत से सुलझे, आवश्यक नहीं है। हर मामले के लिए धरना, प्रदर्शन, भूख, अनशन यह सब किया जाए, ज़रूरी नहीं है। कुछ मामले खुले दिन की तरह होते हैं, इसमें एक छोटा परिंदा उड़ता है, वह भी दिखाई पड़ता है और पानी की कोई धार चलती है, वह भी नज़र आती है। हर चीज़ साफ-साफ दिखती है, उसमें किसी की तरफ भी आँख मूंद करके यह मान लेना कि उधर की चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं, इसी को नाइंसाफ़ी कहते हैं। यही भेदभाव है और बेल्ट्रॉन के जितने कर्मी हैं, वो इसी के शिकार हैं। बिहार में आने वाली नई सरकार और नए मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि उर्मिला को आप हाशिए पर डालेंगे, उर्मिला का काम आप बंद करेंगे, बोरिया बिस्तर इसका बांध करके और जितने भी बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, उनका समायोजन करके अपने मुताबिक एक एक जो शर्त होती है सरकार की, जो सबके लिए मान्य है और वाजिब भी है। ऐसा ना हो कि आप दबाव में, विरोध में या किसी दूसरे तरह के प्रेशर के तहत कोई फैसला कर रहे हैं, बल्कि एक सहज, संतुलित और सर्वमान्य निर्णय आपका हो और इनका समायोजन हो जाए उसके बाद, इस व्यवस्था से यह उम्मीद की जा रही है और मैं खास करके ज़्यादा आशावान हूँ। सरकार के बनने, नए मुख्यमंत्री के आने और सरकार जैसे ही अपना काम-काज शुरू करेगी, एक बार मैं अपनी घंटी फिर बजाऊँगा, ये बताने के लिए कि वो उर्मिला वाले 20 साल लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब उर्मिला वाले नहीं रहेंगे, वो सरकार के बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, बस उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाए और उनके लिए जो भी सरकारी फैसला है, आदेश है, उस आदेश को जारी किया जाए। नमस्कार।